हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका यह 31वां वीडियो है। इससे पहले 30 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके लिए हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज, जैसे आपका इंडेक्सेस है, आपके सम्मेलन है, आपके इम्पोर्टेंट दिवस है, नियुक्तियाँ हैं, इस प्रकार से आपके टॉपिक वाइज वीडियो करंट अफेयर्स के, जिसमें आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे। उस सीरीज़ को हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो कल वीडियो आने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिसमें आपकी रिपोर्ट्स और इंडेक्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा किस नदी पर पैदल यात्री पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? गोमती, यमुना, गंगा, रामगंगा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा कौन सी नदी पर आपके पैदल यात्री बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गोमती नदी पर यह स्वीकृति प्रदान की गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की। ध्यान रखिएगा, जो आपका लखनऊ है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये आपका गोमती नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। गोमती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो वो आपका हुआ है फूलर लेक से, याद रखना है। और ये फूलर लेक कहाँ पर है? तो ये आपके पीलीभीत में पड़ती है आपकी। अगर बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ है आपकी 960 किलोमीटर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, गोमती नदी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा पैदल यात्रियों के लिए पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ है, यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, इसकी क्षमता 440 वाट मेगावाट की है, इसका संचालन NPCIL कंपनी के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आपका नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे कि आप इजीली तरीके से पढ़ पाएँ ध्यान से क्वेश्चन को। गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ या बना हुआ है, ठीक है। इसकी क्षमता 440 वाट की है, ये भी सही है। और इसका संचालन NPCIL करती है, ये भी आपका सही है। मतलब जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये गौतम बुद्ध नगर में न स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है बुलंदशहर में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र एटॉमिक रिसर्च सेंटर या एटॉमिक ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? नरोरा में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। देवाहा नदी किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, संभल, कासगंज, एटा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पर देवाहा नदी के बारे में पूछा गया है, कौन से ज़िले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो देवा नदी है उत्तर प्रदेश के ये पीलीभीत जिले में आपकी स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये हाल ही में आपके उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। क्यों बनी थी? जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, प्रदूषण के कारण इन्हें नोटिस दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इसको सफाई कराइए, जिससे कि इसकी मुख्य धारा वापस आ सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी झील आगरा में स्थित है? कीटम झील, डल झील, सेका झील, सांबर झील या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आगरा में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कीटम झील आपकी आगरा में स्थित है। जो कीटम झील है वो किस प्रकार की झील है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी कृत्रिम प्रकार की झील है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करें तो डल झील आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके श्रीनगर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। वहीं सेका झील की बात करते हैं तो ये आपके अलीगढ़ ज़िले में स्थित है, जो कि यूपी में ही है आपका।
वहीं सांबर झील की बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कीटम झील आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई का प्रयोग सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ हुआ था? सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नलकूप के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई का प्रयोग किस जिले से प्रारंभ आपका हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 मेरठ जिले से ये प्रारंभ हुआ था। मेरठ जिले में सर्वप्रथम कब सिंचाई की गई थी नलकूपों के द्वारा? तो 1930 में ये प्रारंभ हुआ था। मेरठ शहर के बारे में समझ लीजिए, जो 1857 का विद्रोह है यहीं से आपका प्रारंभ हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दूसरा, इसे किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, इसे हम क्रांति नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। गंडक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गंडक नहर के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश और कौन से राज्य के साथ संयुक्त आपकी परियोजना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये बिहार राज्य की परियोजना है। ध्यान रखिएगा, जो आपकी यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बहती है आपकी क्या? गंडक रिवर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। गंडक रिवर आपकी कहाँ से निकल के आती है? तो ये निकल के आती है आपके नेपाल के पहाड़ों से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। सिंचाई हेतु सबसे पहले कार्यालय 1823 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? आगरा, कानपुर, सहारनपुर, रामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है सिंचाई हेतु सबसे पहले कार्यालय 1823 ईस्वी में कहाँ पे खोला गया था। ये डेट भी आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सबसे पहले ये सहारनपुर में खोला गया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? 1970, 1975, 1988, 1985 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भूगर्भ जल विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1975। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए हथनीकुंड बैराज के बारे में पूछा गया कि कौन सी नदी पर ये स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये यमुना नदी पर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है हथनीकुंड बैराज से। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है, तो पहले तो बात कर लेते हैं इसका निर्माण हुआ कब है। तो इसका निर्माण हुआ है आपका 1872 ईस्वी को। कौन से ज़िले में इसका निर्माण हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में। अब ये जो संयुक्त परियोजना है कौन कौन से, इसका जो जल का बंटवारा है क्या है आपका, जो जल का बंटवारा है किन किन के बीच आपका हुआ है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ध्यान रखिएगा 5 आपके राज्य हैं जिनके बीच में ये बंटता है, जिसमें से आपका एक है हरियाणा, दूसरा है यूपी, तीसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, चौथा है आपका दिल्ली जो यूटी है आपका, और 5वां है आपका राजस्थान। इनके नाम लर्न करना आपके लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन में पूछा गया था हथनीकुंड बैराज आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा यमुना नदी पर। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? आगरा, मथुरा, कानपुर, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना आपके कौन से ज़िले में क्वेश्चन पूछा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अलीगढ़ ज़िले में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका यूपी SSS कई बार पूछ चुकी है, तो इस क्वेश्चन को आपको डिटेल इसकी देख लेनी है। अलीगढ़ को हम किस और नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये ताला नगरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है? अलीगढ़, मथुरा, शाहजहाँपुर, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है रोजा ताप विद्युत परियोजना की कि कौन से ज़िले में इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3
शाहजहाँपुर में इसकी स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र औरैया में स्थित है? ऊंचाहार, टांडा, रियंद, दिव्यापुर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा संयंत्र आपका औरैया जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 दिव्यापुर। हम बात कर लेते हैं औरैया की। तो ध्यान रखिएगा, जो औरैया आपका जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? तो आपके शुद्ध देसी घी के लिए ये जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? माता टीला बांध, रोला बांध, राजघाट बांध, रिहंद बांध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 रिहंद बांध पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, पेट्रोल, सूर्य, परमाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऊर्जा का रूप है जिससे प्रदूषण की समस्या जनरेट नहीं होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 सूर्य से। क्योंकि सूर्य से आपको क्या प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होती है आपको सोलर एनर्जी, और वो क्या होती है? आपकी पॉल्यूशन फ्री होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, माता टीला बांध पूछा गया कौन से राज्य में आपका स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा यहाँ पर 1, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं माता टीला बांध की कि ये किस नदी पर आपका बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जाते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। एक एक करके ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो देखिए, ये आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है माता टीला बांध? तो ये आपका रिहंद नदी पर बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है। अब बेतवा नदी पर ये कहाँ पर बना हुआ है? क्वेश्चन 100% आता है आपका। तो ध्यान रखिएगा, ललितपुर और झांसी जिले में ये बना हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप ललितपुर जिला आप याद कर लीजिएगा। सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर है आपका 1, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है माता टीला बांध बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1974, 1976, 1978, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आपके जो खनिज है, यानी जो आपके मिनरल्स होते हैं, उसके कॉर्पोरेशन यानी निगम की स्थापना कब की गई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे 2, 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। लेकिन स्थापना के बाद इसे भंग कब कर दिया गया है? तो भंग कर दिया गया इसे 2020 में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष घोषित किया गया कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया जाता है? 1988, 1998, 2001, 2003, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है क्या है, किस वर्ष आपको घोषित किया गया था कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1998 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली आपकी क्या थी? आपकी खनिज जो राजनीति होती है, पहली खनिज नीति आई थी ये। और कब आई थी? तो ये अगर आपकी मंथ भी पूछता है तो दिसंबर 1998 में, उसी में आपके खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। रानीपुर वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये 4th टाइगर रिजर्व है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान किस जिले में स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं।
तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान किस जिले में स्थित है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका गोरखपुर जिले में स्थित है। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई? जुलाई 2000, जुलाई 2001, अगस्त 2002, अगस्त सितंबर 2003 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है कि ऑपरेशन जो ग्रीन है कब प्रारंभ किया गया है। पहले इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। जो ऑपरेशन ग्रीन है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके फॉरेस्ट से। इसके अंतर्गत आपके जितने भी ट्री थे उनको लगाने का आपका लक्ष्य रखा गया था, यानी फॉरेस्ट्री को क्या करना था? इंक्रीज़ करना था, प्लांट को इंक्रीज़ करना था इसके अंतर्गत, जिससे कि आपकी जो CO2 है वो रिड्यूस हो सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जुलाई 2001। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार के जिले में स्थित है? गोरखपुर, गाजियाबाद, चंदौली, गोंडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार के बारे में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये चंदौली में स्थित है। चंदौली आपका बिहार और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं? ललितपुर, झांसी, चुर्क, मिर्ज़ापुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि राज्य में आपके एस्बेस्टस कहाँ पर पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये झांसी में पाए जाते हैं। अब देखिए अलग अलग बात कर लेते हैं। ललितपुर की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में क्या मिलता है ललितपुर में? तो यूपी में मिलता है आपका यूरेनियम। वहीं चुर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको सीमेंट। और मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो यहाँ मिलता है आपको सैंडस्टोन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। बखीरा पक्षी विहार स्थित है? बलिया, संत कबीरनगर, गोंडा, रायबरेली या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये संत कबीरनगर में आपका स्थित है बखीरा पक्षी विहार। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है? बलरामपुर, महाराजगंज, इटावा, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज्य में एक बब्बर शेर सफारी की बात की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण औसत साक्षरता दर कितनी है? 65.89%, 65.46%, 75.14%, 68.154% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जातिगत जनगणना 2011 की बात की गई है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण औसत साक्षरता दर कितनी है। एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 65.46% आपकी औसत ग्रामीण साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक एक करके हम डिटेल में बात करते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना की। तो जो ऑलरेडी साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो आपको लर्न रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 67.72% ऑलरेडी आपकी साक्षरता दर है। जबकि अगर मेल की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो कितने परसेंट है? तो 77.30% है आपकी। वहीं अगर हम वुमेन के लिए बात करते हैं तो उनकी परसेंटेज कितनी है? तो 57.2% है आपकी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी इंक्रीमेंट हुई है? तो 11.36% का इंक्रीमेंट हुआ है साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत के किस राज्य विधानसभा ने बहु विवाह निषेध बजट 2025 पेश किया है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है बहु विवाह निषेध बजट ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए? विधेयक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि ऐसा कौन सी राज्य विधानसभा है जिसने ये पेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
असम राज्य ने। असम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना है यहाँ की राजधानी दिसपुर है आपकी। सीएम की बात करते हैं तो हेमंत बिस्व शर्मा है आपके, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं अक्सर करके अपनी बयानबाजी के लिए। अब यहाँ पे क्या प्रावधान किए गए इसके अंतर्गत कि अगर कोई व्यक्ति एक महिला के अलावा अलग अलग महिलाओं से शादी करता है तो उसे क्या कर दिया गया है, वेंट कर दिया गया है। अधिक महिलाओं से शादी आप नहीं कर सकते विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। जो आप पहले इन्फॉर्मेशन दोगे कि कोई कमी है तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे शादी नहीं कर सकते। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, प्रवीण रंजन, प्रवीण कुमार, दिनेश महेश्वरी, अजय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात की गई है कि 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 दिनेश महेश्वरी को। ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इसका जो कार्यकाल रहने वाला है 2024 से लेकर 2028 तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 नवंबर, 16 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व एड्स दिवस की बात की जा रही है कि किस तिथि को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम अलग अलग बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। 14 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या मनाते हैं 14 नवंबर को, जैसा कि आपको पता है कि चिल्ड्रन डे आपका मनाया जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि इसके साथ में एक और मनाया जाता है डायबिटीज़ डे। ये चीज़ आपको याद रखनी है 14 नवंबर की। वहीं 16 नवंबर की बात करते हैं, 10 दिसंबर की बात करते हैं, 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपका मानव अधिकार दिवस। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 जनवरी, 25 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आ ही गया, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रत्येक 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल गर्ल दिवस यानी बालिका दिवस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 25 जनवरी की बात करते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, 24 जनवरी को हम मनाते हैं यूपी दिवस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे मनाते हैं हम राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर होगा 2। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक कहाँ पे की गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 नोएडा में। ये बैठक कौन सी की गई थी, तो 9वें नंबर की बैठक की गई है। ध्यान रखना है 9th बैठक है आपकी, की गई है आपके नोएडा में। और नोएडा किसका आपका मुख्यालय स्थित है, गौतम बुद्ध नगर का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी अमेरिका में स्थित नहीं है, कोलंबिया, सूरीनाम, पराग्वे, उरुग्वे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी अमेरिका में स्थित नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोलंबिया, सूरीनाम, पराग्वे, उरुग्वे चारों ही यहाँ पे कहाँ पर स्थित हैं, साउथ अमेरिका के ही कंट्री हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आते हैं। कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कालाहारी रेगिस्तान के बारे में पूछा गया कौन से महाद्वीप में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5,
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो कालाहारी आपका रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका स्थित है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी कहाँ पर है, तो ये आपके साउथ में पड़ता है। साउथ में कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो आते हैं वहाँ पे बोत्सवाना, आपका बोत्सवाना के साथ साथ आता है आपका साउथ अफ्रीका, और इसके साथ में आते हैं आपका जिम्बाब्वे। तो इस तरह से ये आपके साउथ में पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मेलन है आपका G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इसका आयोजन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाना है, नवंबर 2026 में। इसके भी कौन से शहर में किया जाना है, तो मियामी शहर में किया जाएगा। अब हम अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 2025 में आयोजन किया गया है इसका दक्षिण अफ्रीका में, वहीं 2024 में आयोजन किया गया था ब्राज़ील में, और भारत में किया गया था 2023 में। इसके बारे में जो आपको लर्न करना है वो करना है कि देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनकी डेट्स बता रहा हूँ। पास्ट में कहाँ पे किया गया है, तो 2024 यानी ब्राज़ील में किया गया है। वर्तमान यानी आपका अफ्रीका में किया गया है, और फ्यूचर यानी यूएसए में किया जाएगा। इन 3 देशों को मिलाकर बनता है आपका ट्राइंका। ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, इसको ही हम ट्राइंका कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी नदी है जो आपके पश्चिम की ओर बहती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा। तो देखिए नर्मदा का जो बहाव है वो किस तरह से है। नर्मदा का बहाव इस तरह से है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आपकी अमरकंटक पहाड़ी से। और अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये आपके एमपी में स्थित है। ये आपके एक गार्ज से होकर गुजरती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपना पानी कहाँ पर ड्रॉप करती है, तो ये अरेबियन सी में करती है, अरब सी में करती है। जबकि अदर की अगर हम बात करते हैं जैसे कावेरी की, गोदावरी की, तो आपकी कावेरी इस तरह से चलती है। ये क्रम नहीं लिखा हुआ है, क्रम में तो गोदावरी पहले आती है, कृष्णा बाद में आती है, और कावेरी उससे बाद में आती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ है, शलजम, आलू, गाजर, लौंग, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात कर रहे हैं जो आपको दे रखे हैं उसमें से जड़ क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गाजर। ध्यान रखिए गाजर और मूली दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके रूट के अंतर्गत आते हैं, जड़ के अंतर्गत आते हैं। जबकि सलजम और आलू क्या हैं, तो ये आपके तना माने जाते हैं। जबकि लौंग क्या है, तो लौंग आपकी ड्राई आपकी कली है। लौंग ध्यान रखना ड्राई कली है आपकी, ये चीज़ सूखी है आपकी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से संबंधित है। तो मान के चलना है कि ये आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को हमने 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया है, या फिर कह सकते हैं कि 3 लेयर में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। देखिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, UPSSC आपसे पूछ लेती है। तो मान के चलना ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत की बात की जा रही है, इस वाली परत की बात की जा रही है कि इस परत को आप क्या कहते हैं। तो देखिए एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है ये होती है आपकी क्रस्ट। दूसरी सतह होती है उसे हम कहते हैं मेंटल, और तीसरी जो क्रस्ट होती है इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं,
कोर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं कितनी लंबाई होती है, तो ये जो डिस्टेंस होती है मात्र 35 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में। और अगर हम यहाँ से इसकी बात करते हैं तो ये 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, और बाद बाकी आपकी ये होती है। रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो 6371 किलोमीटर की पृथ्वी की रेडियस होती है। क्वेश्चन पूछा गया था आंतरिक परत का, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कोर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? दाब, पास्कल, बल, न्यूटन, कार्य, जूल, आवृत्ति, सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है। आपको एक तरफ दे रखे हैं मात्रक और दूसरी तरफ दे रखी है यूनिट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ आपके मात्रक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके नियतांक दे रखे हैं। तो अभी आपको याद करना है कि कौन सा इनमें सही है। क्वेश्चन पूछा गया है सम्मिलित कौन सा नहीं है। दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, आवृत्ति का सेकंड ना होकर किसका होता है? इसका होती है आपकी हर्ट्ज कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बाद में बहादुर शाह जफर की बात की जा रही है। जी अंतिम मुगल शासक था आपके, इनके बारे में आपको याद करना है क्या है? अंतिम मुगल शासक थे भारत के, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब 1857 का विद्रोह इंडियन हार गए थे, या कह सकते हैं कि दबा दिया गया था, उसके बाद इन्हें कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, म्यांमार में। तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार उस समय क्या नाम से जाना जाता था? उस समय आपका बर्मा नाम से जाना जाता था। वहाँ की एक जेल थी आपकी रंगून जेल में भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1862 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी अंतिम मुगल राजा की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करती? मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ में साझा नहीं करती? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, नागालैंड की सीमा बांग्लादेश की सीमा के साथ में साझा नहीं करती। किसकी करती है? आपकी मेघालय की करती है, असम की करती है, त्रिपुरा की करती है, इसके साथ साथ आपकी करती है मिजोरम की, और एक और है इसका जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो ये 5 राज्यों की सीमा साझा की जाती है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। तो टोटल कितनी सीमा आपकी साझा होती है? तो ध्यान रखिएगा 4009 किलोमीटर की सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ में, जो कि किसी भी देश के साथ में क्या है? अधिकतम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे 4, नागालैंड। 1857 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नाना साहेब, लियाकत अली, बख्त खान, तात्या टोपे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई 1857 के विद्रोह की कि अवध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो अवध का नेतृत्व किया गया था वो किया गया था बेगम अजरत महल के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान रखिएगा। बेगम अजरत महल ने किया था अवध का, जबकि नाना साहब ने कहाँ के से किया था? इन्होंने किया था कानपुर से। लियाकत अली की बात करते हैं तो इन्होंने किया था प्रयागराज से। बख्त खान की बात करते हैं तो ये किए थे इन्होंने बरेली से। और तात्या टोपे ने कानपुर प्लस झांसी, यानी इन्होंने साथ दिया था कानपुर में भी और झांसी में भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह की। तो ये आपका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था आपका 10 मई 1857 को मेरठ से।
सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आज के बाद जो वीडियो अपलोडेड होंगी चैनल पर, वो वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी वीडियो अवेलेबल होंगी। अब करंट अफेयर्स किस तरह से आने वाले हैं, किस तरह से पूछे जाएंगे, उसका एक पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ। जो पहला आपका वीडियो आने वाला है करंट अफेयर्स में, वो आएगा इंडेक्स से। जितने भी आपके 2025 में इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उन सभी को हमने एक वीडियो में सम्मिलित किया है, जिसमें आपकी भारत की रैंक क्या होगी, किसके द्वारा जारी किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि नंबर 1 रैंक किसकी है, इसी प्रकार से भारत की स्थिति क्या है। इस प्रकार के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, जिनके द्वारा आपके जारी किए जाते हैं, उन सब को हमने सम्मिलित किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंडेक्सेस वाला टॉपिक देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि जो इंडेक्स आपका है वो आपके, चाहे वो रेलवे का आप एग्ज़ाम दे रहे हो ग्रुप डी का, चाहे UPSSC का दे रहे हो, चाहे दे रहे हो आप UPPCS प्री 2026 का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।